हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों हम लेके आए हैं इतिहास इतिहास की जो क्लास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा है। और मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। और दिल्ली सल्तनत पे जो हमने पढ़ा था उसमें 5 वंशज थे। 5 वंश में से हमने गुलाम वंश की जो पिछली क्लास है वो कवर कर ली है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। और दोस्तों हमने पॉलिटी की भी क्लास शुरू कर दी है, शायद आज या कल में उसकी जो क्लास है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और बहुत अच्छे से मैंने स्टार्ट किए, उसमें बताया है कि आखिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान के क्या स्तंभ हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें क्लियर कराई हैं। तो वो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल तो हम इसको शुरू करते हैं। क्या है, आज हमको जो पढ़ना है इसमें जो दिल्ली सल्तनत में ही हम पढ़ रहे हैं, क्या है, आज खिलजी वंश को पढ़ेंगे। ये आज का दूसरा वंश है, क्योंकि उस पे 5 वंशों ने क्या है पूरा का पूरा शासन किया है दिल्ली पे। तो 5 वंश जो हैं उनमें से दूसरा हमारा क्या है, खिलजी, और बहुत इंपॉर्टेंट वंश है। तो खिलजी जो वंश है, खिलजी आपका जो वंश है वो आपका क्या है 1290 से स्टार्ट होता है और 1320 तक रहता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 30 वर्ष का इसका क्या रहता है, शासन रहता है। तो इसका 30 वर्ष का जो शासन रहता है ये सबसे कम शासन काल है दिल्ली सल्तनत पे। अगर पूछा जाए किस वंश ने सबसे कम शासन किया है तो वो आपका क्या होगा, खिलजी वंश होगा। अब खिलजी वंश में जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो शासक है वो आपका कौन है, जलालुद्दीन खिलजी है। अब ये जलालुद्दीन खिलजी, इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो आपका क्या रहता है, 1290 से लेके 1296 एडी तक रहता है, यानी कि मात्र 6 साल तक ये शासन करता है। उसके बाद जो शासन रहता है वो आपका किसका रहता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है, इसी का भतीजा होता है और इसका दामाद भी होता है। तो ये आपका कहा है, मैंने इसकी सबकी इमेज लगा के रखी है। ये 1296 से 1316 तक रहता है, यानी कि लगभग लगभग आपका बोले तो सीधे सीधे 20 साल का शासन इसका रहता है। उसके बाद में जो शासन आता है मुबारक खिलजी का आता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा होता है। और इसका जो शासन रहता है 1316 से 1320 तक रहता है। अब इसके बारे में आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये कैसा शासक था। क्या है, अपने दरबार में नंगा दौड़ने वाला सुल्तान था। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक इनका शासन रहता है। जो खिलजी वंश होता है उसके ये संस्थापक होते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक तो होते ही होते हैं, बाद में जो राजा आता है अलाउद्दीन खिलजी आता है। क्या इनके बेटे नहीं थे, इनके बेटे थे इब्राहिम था और कली खां था। लेकिन ये जो दो पुत्र थे इनके, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने किसी तरह से मार दिया था, तो इनका तो शासन पे आना होने से नहीं रहा था, क्योंकि खत्म कर दिया था। अब राजधानी इनकी क्या थी, किलोरबरी थी इनकी राजधानी। गुलाम वंश में सेनापति थे ये, कौन, जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। ये गुलाम वंश जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, तो उसमें ये क्या थे, सेनापति थे जिन्होंने कैकुबाद की हत्या कर दी थी इन्होंने, और अपने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ये उसमें सेनापति थे। इसके इन्हीं के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ था, जो कड़ा मानिकपुर है उसमें एक विद्रोह होता है, और ये विद्रोह मालिक छज्जू करते हैं। मलिक छज्जू ने कड़ा मानिकपुर में एक विद्रोह किया था। तो अब जब विद्रोह हो गया तो जलालुद्दीन ने क्या किया, कड़ा मानिकपुर की जो जागीर थी अपने भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी को दे दी और कहा जाओ वहां पे देखो जाके कि क्या मामला चल रहा है, वहां पे जो विद्रोह है उसको दबाओ जाके। तो ये कड़ा मानिकपुर में जाते हैं और जो मलिक छज्जू का जो वो होता है ना, एक तरीके से विद्रोह, उसको दबाता है अलाउद्दीन। और दबाता है, फिर वहीं की जागीर उसे मिल जाती है और वो वहीं पे अपना शासन भी करने लगता है। लेकिन उसकी इच्छा इतनी नहीं थी, उसकी तो दिल्ली की गद्दी पर उसकी निगाहें थी। उसकी निगाहें थी अपने इस जो जलालुद्दीन है इसको हटा के अपने आप को वहां पे स्टेब्लिश करने की उसकी इच्छा थी। अब जलालुद्दीन के खिलजी के टाइम पे दरबारी कवि भी होते हैं, जैसे कि अमीर खुसरो होते हैं, हसन देहलवी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके टाइम पे दो दरबारी कवि होते हैं। अब एक नोट्स मिलता है इनके बारे में, जलालुद्दीन के समय में 2000 मंगोलों ने क्या किया था, इस्लाम स्वीकार किया था, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था 2000 मंगोलों ने। तो ये पूछा जाता है कि किसके टाइम पीरियड में 2000 मंगोल लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे ऐसा होता है। अब हम देख लेते हैं आगे आगे हमको क्या देखना है। जो अमीर खुसरो हैं इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनका जो जन्म होता है 1253 में होता है और एटा उत्तर प्रदेश में होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों इम्पोर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में होता है और
1253 में होता है। इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन था। किनका? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। 8 सुल्तानों का दरबार इसने देखा था, 8 राजाओं का दरबार इसने देखा था। इसको तूतिए हिंद बोला जाता है। इसको हिंदी और खड़ी बोली का जनक बोला जाता है। और ये कव्वाली, गजल, पहेली, सितार, तबला, इन सभी का जनक बोला जाता है। किसको? आपके अमीर खुसरो को। इसको फारसी का ज्ञाता बोला जाता है। और इसके जो ग्रंथ हैं, जैसे कि एक आपका तुगलकनामा है, तारीख अलाई है, और आपका क्या है, निजामुद्दीन ये औलिया का क्या था, ये शिष्य था, जिन्होंने क्या था, 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अब एक फैक्ट मिलता है, जो 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी अभियान से लौटने के बाद अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। जब अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान पे भेजा था, किसने? जलालुद्दीन ने। क्योंकि जलालुद्दीन जब देवगिरी पे इसको भेजता है, तो वहाँ किस उद्देश्य से भेजता है? क्योंकि वहाँ पे ये उत्तर भारत में तो ये लोग आक्रमण कर ही रहे थे। ये नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पे बहुत आक्रमण इन्होंने किए थे, तो वहाँ से बहुत दौलत इन्होंने खींची थी। लेकिन अभी तक भारत में क्या था, यहाँ पे कोई आक्रमण नहीं हो रहा था। इस साइड में आपका कोई आक्रमण नहीं हो रहा था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा यहाँ पे, तो यहाँ पे आक्रमण किया और बहुत सारी दौलत ये लेके यहाँ पे आया था। और जब ये यहाँ पे पहुंचा, तो जलालुद्दीन खिलजी को जब ये मिलने आता है जलालुद्दीन खिलजी से, तो ये अलाउद्दीन खिलजी उसको मार देता है और अपने आप को शासन पे लाता है, अपने आप उस शासन को संभालता है। तो आप पढ़ते हैं अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन जो कि 1296 से 1316 तक रहता है, क्योंकि इसने देवगिरी के आक्रमण के साथ ही अपने आप को वहां पे इस्टेब्लिश कर दिया था, अपने चाचा को खत्म करके। अब इसका परिचय देख लेते हैं सीधे सीधे। 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बनता है। राज्यभिषेक कहाँ होता है? बलबन के लाल महल, जो दिल्ली में है। दिल्ली में क्या है, बलबन ने एक महल बनवाया था जिसको लाल महल कहते थे। तो वहीं पे इसका राज्यभिषेक होता है। किसका? अलाउद्दीन का। अब अलाउद्दीन के बारे में बहुत इंपोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इसकी उपाधियां अगर आप देखेंगे, तो इसके बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाप था, या गुरसाप भी मिलता है। इसको अमीरुल मोमिनीन बोला जाता था। इसको सिकंदर सानी बोला गया है। और सिक्कों पर अंकित इसको मिला है, क्या मिला है? सिकंदर द्वितीय के नाम से इसको सिक्कों पर दिखाया गया है। भारत का समुद्रगुप्त इसे बताया गया, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग का विजेता। ये इतनी सारी उपाधियां आपकी किसकी हैं? अलाउद्दीन खिलजी की हैं। तो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते इसकी उपाधियों को, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। शासन जो व्यवस्था थी इसकी, वो क्या थी? इसने आर्थिक व सैनिक सुधार भी किए थे। राजत्व का सिद्धांत इसका था दैवीय सिद्धांत था। ये भी जैसे कि बलबन ने अपने आप को जिले इलाही बोला था, तो ये अपने आप को क्या बोलता था? ये भी यही कहता था कि मैं भी बलबन की तरह आपका एक तरीके से सबसे बड़ा लीडर हूँ। मतलब जिले इलाही, राजत्व का सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, वही ईश्वर का प्रतिनिधि, सारी बातें सेम करते थे। लेकिन बलबन को इसलिए इंपॉर्टेंट दिया, उसने पहली बार ऐसा किया था। जो पहली बार करता है वही इंपॉर्टेंट होता है। तो और निरंकुश शासन, ये सारी की व्यवस्थाएं ये बलबन के द्वारा चलाई गई थी, और वही सारी की सारी इसने भी अडॉप्ट कर ली थी। तो बलबन ने इसको क्या दिया था? एक बहुत बड़ा आधार दिया था, बहुत बड़ा बेस दिया था, एक गवर्न करने के लिए, एक शासन को करने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए बहुत बड़ा उसने एक तरीके से बेस बना के दिया था। क्योंकि बलबन ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, उसने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया था। उसने क्या किया था? एक तरीके से मजबूती दी थी अपने साम्राज्य को। तो इसकी शासन व्यवस्था में क्या था? ये सारी चीजें थी, दैवीय सिद्धांत, राजा का निरंकुश होना, ये सारी बातें ये करता था, ये इसके शासन में थी। अलाउद्दीन के समय में क्या होता है? मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, बहुत मंगोल आक्रमण हुए हैं, और ये बलबन के टाइम पर भी होते रहे थे, बहुत आक्रमण हुए थे बलबन के टाइम पे। तो मंगोल आक्रमण पे इसने अभियान भी किए हैं, तो वो भी अभी देखेंगे। अब अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक एक होते हैं रामचंद्र, इनको रामचंद्र भी बोला जाता है, रामचंद्र देव भी बोला जाता है, चंद्रदेव भी बोला जाता है। इनको रायरायन की उपाधि दी थी, रायरायन की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो कौन कौन से थे? एक तो आपका उलूग खां था, नुसरत खां था, जफर खां था, मलिक काफूर था। तो ये इसके सेनापति थे। और जो उस नुसरत खां था, उलूग खां, ये उत्तर भारत में जो अभियान होते हैं उनमें यही सेनापति का रोल निभाते हैं। कौन? नुसरत खां और उलूग खां। जफर खां जो है ये मंगोल आक्रमण में मारा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये मंगोल आक्रमण में क्या होता है? इसकी डेथ हो जाती है। मंगोल आक्रमण में ये मारा जाता है, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण बहुत हुए हैं।
और उन मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए जफर खां गया था। जफर खां बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, मतलब सेनापति था। लेकिन ये मतलब मारा तो हर कोई जा सकता है ना, तो ये मारा जाता है। और मलिक काफूर, ये दक्षिण काफूर जो होता है, ये दक्षिण भारत के अभियान में, मतलब दक्षिण भारत के अभियान जो हैं ये मलिक काफूर के द्वारा किए जाते हैं। हालांकि अलाउद्दीन भी करता है, लेकिन मलिक काफूर ज्यादा बार इसके सेनापति के तौर पे ये जाता है। अब इसके अभियान जो हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान हैं वो साम्राज्य विस्तार को लेकर हैं। साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने अभियान किए थे। अपने शासन को बहुत बड़ा करना चाहता था, अपने पूरे भारत पे अपनी पकड़ बनाना चाहता था। तो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इसने क्या किया थे, उत्तर भारत के अभियान किए थे और दक्षिण भारत के अभियान भी किए थे। तो दो तरह के इसके अभियान देखने को मिलते हैं, कुछ उत्तर भारत पे, कुछ दक्षिण भारत पे। तो इस पे जो इसने ये अभियान किए हैं, गुजरात का अभियान, रणथंभौर अभियान, चित्तौड़ अभियान, मालवा अभियान, और ये इनकी संधि है 1300 एडी 1398 में आपका क्या है, गुजरात अभियान करता है। और रणथंभौर आपका क्या है, ये आपका 1301 में करता है। चित्तौड़ अभियान आपका 1303 में करता है और मालवा का आपका 1305 में। फिर आपका देवगिरी के आक्रमण भी होते हैं, जैसे कि 1296 का। अब ये आक्रमण इसका बहुत पहले हो चुका था, ये अलाउद्दीन के काल में ही इसने कर दिया था इसी टाइम पे। तो ये करके अलाउद्दीन को मतलब मार देता है ना, एक तरीके से अपने आप को शासन पे लाता है। वारंगल अभियान, होयसल का अभियान, पांडे अभियान, तो ये आपके क्या है, दक्षिण भारत के अभियान है। अब एक एक अभियान को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर भारत के अभियान। उत्तर भारत के जो अभियान है, इसमें जो प्रमुख अभियान है वो आपका क्या है, सबसे जो पहला अभियान है वो आपका क्या है, गुजरात अभियान, जो कि 1298 एडी में किया गया था। और ये प्रथम अभियान था दोस्तों, जो कि राजा कर्णदेव के विरुद्ध किया गया था। हालांकि प्रथम अभियान इसने जो आपका वो क्या कहते हैं, देवगिरी पे किया था, लेकिन वो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे किया था, इसलिए ये उसका प्रथम अभियान नहीं बोला गया है। प्रथम अभियान इसका ये बोला गया है जो कि गुजरात पे करता है। अब यहाँ से ये क्या करता है, मलिक काफूर को लाता है। मलिक काफूर जो कि क्या होते हैं, एक हिजड़ा होता है। मलिक काफूर ये क्या होता है, एक हिजड़ा होता है, उसको ये खरीद के लाता है। एक क्या होता है, ये हिजड़ा होता है, और क्या बोलते हैं इसको, ये खरीद के लाता है 1000 दिनार में, इसलिए इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोला गया है। तो 1000 दिनारी इसको बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति इसका बनता है। और बाद में यही मलिक काफूर क्या करता है, जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है तो पूरे के पूरे वंश को समाप्त कर देता है अलाउद्दीन खिलजी के, अभी आगे बताऊंगा भी मैं। फिर एक होता है रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का ये 1301 एडी में करता है। ये जो अभियान होता है राजा हमीर देव के खिलाफ होता है। यहाँ पे जो राजा होते हैं हमीर देव, पहले नुसरत खां को भेजता है अलाउद्दीन, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो फिर खुद ही जाता है और खुद गया था और जीत कर उस पर क्या कर लिया था, कब्जा किया था। तो ये आपका क्या था, रणथंभौर का अभियान था। इंपोर्टेंट चीजें क्या हैं, कौन वहां के राजा थे, किस टाइम पे हुआ था रणथंभौर का अभियान, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और कौन वहां पे मतलब एक तरीके से सेनापति के तौर पे गया था, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मलिक काफूर को कहाँ से खरीदा गया था, तो गुजरात अभियान से खरीदा गया था। कितने में, 1000 दिनार में। फिर इसके बाद एक आक्रमण होता है चित्तौड़ का आक्रमण, और ये आक्रमण अलाउद्दीन का पूरा मतलब इतिहास बदल के रख देता है। इतिहास में अगर अलाउद्दीन को जाना जाता है तो इसी अभियान के लिए जाना जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट अभियान होता है। तो चित्तौड़ का अभियान जो 1303 में हुआ था, चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़गढ़ का अभियान, इसको 1303 में होता है। यहाँ पे जो राजा होते हैं वो रतन सिंह होते हैं। अब आपको ये चीज बड़ी डिफिकल्ट दिख रही होगी कि यहाँ पे क्या, कहाँ से कहाँ एरो निकाल दिया, ये क्या है, ये क्या। अभी सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, एक एक चीज करके देखिए। देखिए क्या, राणा रतन सिंह यहाँ पे क्या होते हैं, शासक होते हैं। और राणा रतन सिंह जो शासक होते हैं, उनके जो सेनापति होते हैं वो दो सेनापति होते हैं, जैसे गोरा और बादल, ये इनके क्या होते हैं, दो सेनापति होते हैं राणा रतन सिंह के। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इनकी दो पत्नियां होती हैं, एक तो आपकी नागमती, एक आपकी कौन होती है, रानी पद्मावती। इसी रानी पद्मावती के लिए ये क्या करते हैं, इसी रानी पद्मावती के लिए ये आक्रमण करते हैं। और यहाँ पे राणा रतन सिंह जो होते हैं, इनके एक कवि होते हैं दामोदर कवि। जो दामोदर कवि होते हैं, इनकी इनको बहुत अपमानित करती हैं रानी पद्मावती, बड़ा ही अपमानित करती हैं। इसलिए क्या होता है, क्योंकि ये जो रानी पद्मावती होती हैं ये बड़ी खूबसूरत होती हैं, और ये दामोदर कवि बड़े ही मतलब वैसे होते हैं, एक तरीके से कुरूप होते हैं, मतलब बदसूरत होते हैं। तो ये इनकी बड़ी एक तरीके से अपमान किया था, बड़ा अपमान किया था दामोदर कवि का। तो कहते हैं कि दामोदर कवि ने ही बताया था अलाउद्दीन खिलजी को कि चित्तौड़ पे अभियान कीजिए, वहां पे जो रानी है पद्मावती हैं बहुत सुंदर हैं।
तो ये मतलब एक फैक्ट भी हो सकता है, मिथ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से लिंक तो मिलता ही है। वरना ऐसे किसको क्या पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से लिंक तो होता ही है। तो दामोदर कवि के द्वारा ही ये बताया गया था, तो तभी वो अलाउद्दीन खिलजी को जब ये पता लगता है कि रानी पद्मावती है, तो वो उसके लिए आक्रमण करता है। अब रानी पद्मावती के लिए जब ये आक्रमण करता है तो क्या होता है, ये चित्तौड़ को जीत लेता है। लेकिन ये रानी पद्मावती को हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि रानी पद्मावती क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। जौहर आप समझते होंगे, आग में कूद जाना, वो आपका क्या होता है, जौहर होता है। आग में कूद जाना अपनी इज्जत को बचाने के लिए, तो वो जौहर कर लेती हैं और अलाउद्दीन खिलजी उनको नहीं हासिल कर पाता है। लेकिन वो चित्तौड़ अभियान पे पूरी तरह से क्या होता है, फतेह कर लेता है। और चित्तौड़ अभियान को फतेह कर लेता है, तो इसके साथ कौन आए थे, अमीर खुसरो भी इसके साथ में थे। किसके, अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी गए थे। और चित्तौड़ का जो चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया था इसने। और यहाँ पे एक चीज मिलती है देखने को, ये जो आपका रानी पद्मावती हैं, रानी पद्मावती का ये मतलब ये अभियान तो आपका 1303 में होता है, लेकिन एक ग्रंथ लिखा जाता है पद्मावत के नाम से, जो कि 1540 में लिखा जाता है। और 1540 में शेरशाह का शासन होता है दिल्ली पे। तो मलिक मोहम्मद जायसी एक लेखक होते हैं जो पद्मावत की रचना करते हैं। लेकिन ये कब होता है, 1540 में होता है। और ये आक्रमण कब होता है, 1303 में। तो ये कंफ्यूजन जो है वो निकाल दीजिएगा कि कहाँ पे आक्रमण हो रहा था। 300 मतलब 1303 में आक्रमण हुआ, और पद्मावत ग्रंथ आपका 1540 में लिखा गया। किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो ये चीजें आप दिमाग में बसाए रखिएगा। तो क्यों हुआ था आक्रमण, कैसे हुआ था, बातें समझ में आई होंगी। राणा रतन सिंह कौन थे, ये आपके चित्तौड़गढ़ के क्या थे, एक तरीके से शासक थे। उनकी पत्नी पद्मावती थी, नागवती थी। और दामोदर कवि थे, दामोदर कवि को अपमानित किया था रानी पद्मावती ने। उसने अलाउद्दीन को बताया जाके, अलाउद्दीन रानी पद्मावती की बात मतलब सुन के कि रानी जो पद्मावती हैं बहुत सूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, तो इसलिए वो उनको हासिल करने की उसके अंदर मंशा आती है और वो आक्रमण कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मालवा का अभियान। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अलाउद्दीन के बीच और महल्क देव थे जो राजा वहां के थे, उनके बीच में होता है। तो बस एक क्रम है, उसको याद कर लीजिए, 1305 में होता है। अब दक्षिण भारत के अभियान देखते हैं, जैसे कि देवगिरी का अभियान, वारंगल का अभियान, होयसल अभियान करना, और जो पांड्य अभियान, तो ये चीजें देख लेते हैं। ये जो देवगिरी है ये आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। 1296 एडी में इसका आक्रमण होता है। कौन होते हैं यहाँ पे, रामचंद्र देव या फिर चंद्रदेव होते हैं। इन्हीं को तो उसने रायरायन की उपाधि दी थी, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और अलाउद्दीन का ये प्रथम आक्रमण होता है, क्योंकि 1296 में होता है। हालांकि प्रथम आक्रमण जो उत्तर भारत में होता है 1298 में गुजरात पे होता है। लेकिन ये जो प्रथम आक्रमण है अगर बोला जाए तो चंद्रदेव पे करता है, देवगिरी पे। लेकिन जलालुद्दीन के काल में करता है। तो वहां से ये क्या होता है, लूट के लाता है और बाद में जलालुद्दीन को खत्म करता है और अपने आप को शासन पे लाता है। अब इसके बाद जो आक्रमण होता है वो आपका वारंगल पे होता है। ये वारंगल क्या था, ये मतलब तेलंगाना में पड़ता है। वारंगल आपकी किसकी थी, प्रताप रुद्र की आपकी राजधानी थी। ये काकतीय वंश के आपके क्या थे, शासक थे। काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र सिंह। और इन्होंने ही मलिक काफूर को क्या दिया था, कोहिनूर हीरा दिया था। और यहाँ पे जो सेनापति था अलाउद्दीन का, जो रुद्र प्रताप से लड़ रहा था, वो मलिक काफूर ही था। इसीलिए ये कोहिनूर हीरा भी इन्हीं को मिलता है। तो ये कोहिनूर हीरा जो है सबसे पहले अलाउद्दीन के पास आता है, रुद्र जो देव है उनके पास से। कौन लाता है, मलिक काफूर लेके आता है। उसके बाद एक आपका होता है होयसल का आक्रमण, होयसल अभियान, जो 1310 में होता है। कहीं कहीं पे 1309 भी मिलता है, कहीं कहीं पे 1310 भी मिलता है, 11 भी मिलता है। तो ये 1310 में हुआ था। और यहाँ पे जो राजा थे वो बीर भल्लाल थे। कौन थे, बीर बल्लाल। यहाँ पर भी मलिक काफूरी सेनापति था। राजधानी अब यहाँ पे क्या है, होयसल की जो राजधानी है बड़ी पूछी जाती है। तो होयसल की जो राजधानी है वो द्वार समुद्रम उसकी राजधानी है, या द्वार समुद्रम उसकी राजधानी। अब ये कर्नाटक में है। मैं ये सारी की सारी चीजें लिख के क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपको पता रहे कि कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है। कर्नाटक में होयसल है। पांड्य आपके कहाँ पे थे, तमिलनाडु में थे। इनकी जो राजधानी थी वो मदुरै थी। और यहाँ पे जो राजा था वो वीर पांड्य था। और मलिक काफूर ने ही यहाँ पे आक्रमण किया था। तो मलिक काफूर आपके उत्तर दक्षिण भारत में बहुत अभियान करते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, सेनापति होता है। तो ये इसके दक्षिण भारत के अभियान थे। अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन के जो निर्माण कार्य हैं। निर्माण कार्य में इसने क्या क्या चीजें निर्माण कराई हैं। जैसे इसने अलाई दरवाजा बनवाया है, हजार खंबा महल बनवाया है,
जमैयत खाना मस्जिद बनवाई है, शेरी का किला बनवाया है, और ये सारे के सारे इसने दिल्ली में बनवाए हैं। कहाँ बनवाए हैं? दिल्ली में। अब एक एक चीज को जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा आपका कहाँ पे है, ये आप देखिए, ये है अलाई दरवाजा। अब ये जो अलाई दरवाजा है, ये आपका क्या है, कुब्बतुल इस्लाम जो मस्जिद आपने अभी पढ़ी होगी गुलाम वंश में, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये कुब्बतुल, मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, दक्षिण कुतुबुल इस्लाम का जो मस्जिद है, उसका जो दक्षिणी दरवाजा है, उसको इसने क्या है, बनवाया था। और उसको क्या बोला गया, इस चीज को, ये जो बनवाया है, ये इसने जो क्या बोलता हूँ अलाई दरवाजा, इसको क्या बोला गया है, इस्लामिक वास्तुकला का चमत्कार बोला गया है इस मतलब ये अलाई दरवाजा को। अब जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज क्या है इसने बनवाई, हजार खंबा महल भी बनवाया इसने। तो हजार खंबा महल को एक बार देख लेते हैं। ये क्या है आपका, हजार खंबा महल है। हजार खंबा, इसमें देखिए बड़े खंबे आपको दिख रहे होंगे, बड़े पिलर आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें हजार खंबा महल इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें हजारों खंबे थे। और ये भी आपका कहाँ पे, दिल्ली में ही है। अब आगे देखते हैं, आगे इसने जो बनवाई है जमैयत खाना मस्जिद बनवाई है, ये है आपकी जमैयत खाना मस्जिद। तो ये भी इसने बनवाई है, ये दिल्ली में है। अब इसने एक चीज और भी बनवाई है, वो आपका क्या है, शेरी का किला। तो शेरी का किला, ये आप देखिए, ये शेरी का किला भी इसी ने बनवाया है। कहीं कहीं पे मिलता है कि ये बलबन ने बनवाया है, लेकिन शेरी का जो किला है वो बलबन ने नहीं, बलबन ने हालांकि इसमें इंपोर्टेंट काम भी किया था बलबन ने। क्यों? क्योंकि बलबन ने क्या किया था, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण किया था। तो उसने किलाबंदी करवाई थी। लेकिन जो किलाबंदी का मुख्य स्रोत है, मुख्य मतलब जो एक तरीका श्रेय है, वो अलाउद्दीन को ही जाता है, शेरी के किले को। तो इसने ये दिल्ली में बनवाया था। तो ये क्या थे, इसके निर्माण कार्य थे। अब आगे देखिए, आगे इसने कुछ सैन्य सुधार भी किए हैं। सैन्य सुधार मतलब अपनी सेना को संगठित करना, और आर्थिक सुधार भी किए हैं। तो देखिए एक एक चीज यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी क्या था, एक महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी मतलब ये इसके दिल में बड़ी इच्छाएं थी कि अपने साम्राज्य को ये बनाना है, वो बनाना है, पूरे भारत पे अभियान करना है। सिकंदर सानी की उपाधि, मतलब पूरे, जैसे सिकंदर सानी, क्यों? क्योंकि सिकंदर क्या था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। तो इसको भी सिकंदर सानी कहा गया क्योंकि ये पूरे भारत को जीतना चाहता था। और भारत के बाद इसका और भी मूड था अपने मतलब अलग जो क्षेत्र थे वहां पे राज्य करने का, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो महत्वाकांक्षी शासक था, क्यों? क्योंकि इसकी नीति थी साम्राज्यवादी नीति थी। तो इसने साम्राज्यवादी नीति के लिए क्या किया था, सशस्त्र सेना का संगठन किया था। क्योंकि आप साम्राज्यवाद तभी कर सकते हो जब आपकी सेना में दम हो, आपकी सेना आपकी क्या है, संगठित हो, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी हो। इसने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था। क्या स्थायी मतलब, परमानेंट आपकी सेना रहेगी इसके पास, परमानेंटली सेना रखना है। वैसे परमानेंट सेना नहीं होती थी, जब युद्ध होता था तभी सेना का गठन किया जाता था, लेकिन ये अपने लिए परमानेंट सेना का गठन करता है। और उसको नगद वेतन देता है। पहले क्या था, एकता प्रणाली चल रही थी, जमीन दे दी, ये सब खत्म कर देता है। क्या करता है, ये नगद वेतन की शुरुआत करता है। और क्या होता है, बृहद आर्थिक सुधार करता है। आर्थिक सुधार मतलब आपको क्या है, नगद वेतन दिया, जैसे कि सैलरी मिलती है तो आप बेहतर काम करोगे। अगर आपको वही, आपको खेती कर दें को मतलब आप सैनिक भी रहो, आपको खेती दे दिया, आप अपना उगाओ खाओ, तो वो बात नहीं आती है ना। तो नगद वेतन, आर्थिक सुधार इसने किए। और हुलिया व घोड़ा पे दाग प्रथा चलाई थी, घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया की प्रथा लिखने की चलाई थी। मतलब कोई भी सैनिक था उसका हुलिया लिखा जाता था, उसके घोड़े का हुलिया लिखा जाता था कि घोड़ा कैसा है, कहाँ पे क्या है, और घोड़े पे दाग लगा दिया जाता था, घोड़े को दागना, ताकि पता तो रहे कि ये घोड़ा हमारा है, ये घोड़ा हमारी सेना का है। तो इसलिए इसने क्या था, एक स्थायी सेना और नगद मतलब एक तरीके से संगठित आपकी क्या है, वो की थी। और ये जो सेना जो थी इसकी क्या थी, दशमलव प्रणाली पर सेना का गठन किया था। दशमलव प्रणाली क्या होती थी, जैसे मान लो 10 की गिनती में, 20 की गिनती में, ये क्या होता है, दशमलव प्रणाली होती है। जैसे 10 लाख, 20 लाख, इस तरह से इसने क्या था, सेना का गठन किया था। और जो किला का रक्षक होता था, किले का रक्षक, जो किला इसने बनवाया था सीरी का किला, उसका जो रक्षक था वो कोतवाल कहलाता था। तो ये इसके क्या थे, सैन्य सुधार थे। सैन्य सुधार में इसने साम्राज्यवादी नीति में इसने सेना का गठन किया, सेना इसकी स्थायी थी और नगद वेतन देता था। क्या चीजें याद रखना है, सेना कैसी थी, इसकी स्थायी सेना थी, नगद वेतन, होलिया व दाग, घोड़ा दागने की प्रथा, दशमलव प्रणाली पर सेना का गठन। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आर्थिक सुधार इसने किए थे। आर्थिक सुधार में इसने क्या किया था, जानकारी कौन देता है, तारीख फिरोज शाही एक बुक है, किसकी है, तारीख फिरोज शाही एक बुक है, इसमें क्या है, जानकारी मिलती है। और जो प्रमुख इसके जो आधार हैं, प्रमुख जो आधार था वो साम्राज्यवादी नीति को लेकर ही इसने अपने सुधार किए, आर्थिक सुधार।
आर्थिक राजकोष प्राप्ति करना इसका मुख्य पैसा था, मतलब मुख्य एक तरीके से उद्देश्य था, क्योंकि जितना ज़्यादा धन होगा उतना ही अच्छी आर्मी होगी, और जितनी अच्छी आर्मी होगी उतना ही अच्छा साम्राज्य विस्तार की नीति होगी। ये इसके क्या क्या कुछ फंडे थे। अब इसकी जो राजस्व नीति थी, आर्थिक सुधार में राजस्व इसके क्या था, इसने भूमि पैमाइश को भी स्टार्ट कराया था। और भूमि पैमाइश पर लगान इसने क्या किया था, लगाने के लिए क्या, क्योंकि जितने अच्छे से आप भूमि की पैमाइश कराओगे, भूमि को मापना इसने स्टार्ट कराया, उसके हिसाब से लगान लेना स्टार्ट कराया, तो इससे उसको क्या हुआ, बहुत ज्यादा लगान मिल रहा था। वैसे भूमि पैमाइश तो थी नहीं, क्योंकि पैमाइश के आधार पर इसने क्या किया था, लगान को दिया, लगाया था। जितनी ज्यादा भूमि आपके पास उसी हिसाब से लगान ये लेता था। तो इकाई, और जो भूमि की जो मापन इकाई थी वो क्या थी, बिस्पा कहलाती थी। जैसे कि आज हम मतलब मापते हैं तो वर्ग मीटर में, या मतलब एक तरीके से बीघे में मापते हैं, तो उसी तरह से जो भूमि पैमाइश की इकाई थी वो क्या थी, बिस्पा थी। इसको मसाहत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मसाहत। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लेकिन इसको मसाहत कहा जाता था। अब जो राजस्व नीति थी, इसमें राजस्व में क्या, इसके इंपोर्टेंट क्या चीजें थी, जैसे भू राजस्व, उसको खराज कर कहा जाता था, जो कि 50% लेता था, यानी 1/2 लेता था आपका भू राजस्व पे। खोसम कर था, ये 50 से 80% तक लेता था। तो ये भी आप याद रखना। दान की भूमि खालसा कहलाती थी। दान की भूमि मतलब जो दान की भूमि थी ना, इसने दान की भूमि पर भी इसने क्या किया था, कर लेना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जैसे कि जलालुद्दीन, जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, उस टाइम पे एक व्यक्ति होते हैं निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया उस टाइम पे होते हैं। और निजामुद्दीन औलिया पे जो भूमि थी वो दान की भूमि थी उनके पास, उनकी खुद की भूमि थी नहीं। तो इसने क्या थी, वो दान की भूमि छीनना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन निजामुद्दीन औलिया वो नहीं देते हैं। बाद में ये छेड़ मतलब छोड़ भी देता है कि कहाँ चक्कर में पड़ो, एक संत है, फकीर है, उसको ऐसे ही रहने दो। तो ये दान की भूमि खालसा कहलाती थी। व्यापारी कर इसने लगाया था। व्यापारी पे कर क्या था, हिंदू पे 10%, मुस्लिमों पे 5% लगाया था इसने व्यापारी के कर। इसने जजिया कर वही लगाया था, लेकिन जजिया कर तो पहले ही से चल रहा था, जो सेम था वही चलने दिया था इसने। और दीवाने मुस्तखराज नामक एक विभाग बनाया था इसने। क्या बनाया था, अब ये जो 2 विभाग बनाए थे इसने, दीवाने मुस्तखराज ये कर वसूलने के लिए, और दीवाने रियासत आर्थिक सुधार करने के लिए। ये क्या थे, इसने बनाए थे 2 विभाग। तो दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत ये किसके बनाए हुए थे आपके, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे, दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत। क्या था, क्योंकि जो कर होता था ना, उसमें बड़ा ही भ्रष्टाचार हो रहा था। लोग कर दे भी रहे थे, नहीं भी दे रहे थे, तो उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसने दीवाने मुस्तखराज बनाया था, और दीवाने रियासत को भी इसने बनाया था। तो ये 2 इसके इम्पोर्टेंट क्या हैं, विभाग हैं, तो याद रखना। जैसे बलबन ने दीवाने आर्ज बनाया था, और क्या है, गुप्तचर बनाने के, गुप्तचर के लिए बरीद मुबालिक क्या बनाया था, ये ऐसा कुछ पद बनाया था किसने, बलबन ने। तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी, बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था। इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है इसकी बाजार मूल्य नियंत्रण, तो देखिए इसका जो कारण है और आधार है वो आपका साम्राज्यवादी है। साम्राज्यवाद के लिए इसने ये सारी चीजें की थी। कम वेतन पर बड़ी सेना रख सके, इसलिए इसने ये वेतन मतलब व्यवस्थाएं लगाई थी। और जानकारी इसकी जो है तारीख फिरोज शाही, जो कि बर्नी की पुस्तक है, वहां से मिलती है। और खजाइनुल उलूह, जो कि अमीर खुसरो की पुस्तक है, वहां से मिलती है। अब यहाँ पे क्या व्यवस्था थी, व्यवस्था आपकी क्या थी, जैसे वस्तुओं के दाम राज्य तय करेगा। जैसे कोई वस्तु, जैसे कि आज नहीं, मतलब चीजों पे लिखे हुए होते हैं, ये 10 रुपए की है, ये 20 रुपए की, आप अपने हिसाब से उस पर रेट नहीं लगा सकते हो। जब लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, तो सरकार द्वारा लिख के आता था। तो ये राज्य मतलब राज्य के द्वारा वस्तुओं के दाम डिसाइड होते थे। इससे बड़ी फायदा हो गई थी कि आप कहीं भी लेते तो वो चीज, चाहे आप इस दुकान पे चाहे उस दुकान पे, बाजार नियंत्रण क्या है, मार्केट इसने बनवाई। मार्केट में क्या है, पूरी की पूरी व्यवस्था करवाई। कहीं पे चावल लो, कहीं पे कुछ लो, कहीं पे फल लो, कहीं पे सोना, कहीं पे चांदी, कहीं पे कपड़े, कहीं पे चूड़ियां, सारी चीजें अब एक ही रेट पे सारी चीजें मिलेंगी। जो चीजें यहाँ पे 10 रुपए में मिल रही, वो चीज वहां पे भी 10 रुपए में मिलेगी। इस तरह से इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की थी। सेम मतलब जो आज आप देख लीजिए ना मार्केट में क्या हो रहा है, तो वैसी व्यवस्था इसने कराई थी। अब यहाँ पे इसने राशनिंग प्रथा को भी स्टार्ट कराया था। क्या राशनिंग प्रथा, माप तौल इसने स्टार्ट कराई थी। माप तौल का मानकीकरण, मतलब एक स्टैंडर्ड डाइजेशन इसने किया था। माप तौल का स्टैंडर्ड आपका क्या था, पैमाना बनाया था माप तौल का। तो ये व्यवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब इसने क्या किया था, मंडियों का भी गठन किया था। कार्य प्रणाली इसकी क्या थी, मंडियों का गठन किया था, मंडियां बनाई थी। प्रमुख मंडी क्या थी इसकी, सहनाय मंडी थी। कौन सी, सहनाय मंडी। और जो
अब इसने इतनी सारी चीजें बनाई थी। मार्केट होती है, मार्केट में अलग अलग तरह के काम होते हैं, अलग अलग तरह के विभाग होते हैं, तो अलग अलग तरह के उनके क्या होते हैं, पदाधिकारी भी होते हैं। अब अलग अलग तरह के पदाधिकारी जो होते हैं, जैसे उसमें अधिकारी क्या थे, जैसे सेनाई मंडी का अधिकारी जिसको बाजार अधीक्षक या अधीक्षक बोला जाता था, बरीद जिसको गुप्तचर बोला जाता था, परवाना नवीस इसको परमिट, लोगों को परमिट देना, लोगों को एक तरीके से क्या बोलता हूं मैं, जैसे बाजार, आप कहीं पे बाजार होता है तो वहां पे लोग अपनी दुकानें लगाते हैं, तो वो जो परमिट देता था, जो परमिशन देता था ना, वो आपका कौन था, परवाना नवीस था। माप तौल का जो अधिकारी था वो नाजिर कहलाता था। जो मैंने यहाँ पे बताया माप तौल का मानकीकरण, इसका जो अधिकारी था वो आपका कौन था, नाजिर हुआ करता था, उसको नाजिर बोलते थे। अब एक चीज यहाँ पे निकल के आती है दोस्तों, क्या निकल के आती है, व्यापारियों का एक समूह होता था। इसके काल में क्या देखने को मिलता है, व्यापारियों का एक समूह होता था जिसको बंदरगान कहते थे। क्या कहते थे, बंदरगान। क्या कहते थे, बंदरगान नहीं, बंदरगान नहीं, मैंने यहाँ पे शायद गलत टाइप कर दिया है, बंदरगान नहीं था, यहाँ पे बंजारा था। क्या था, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, पीडीएफ में आपको टाइप करके दूंगा, क्या था, व्यापारियों के समूह को क्या कहते थे, बंजारा कहते थे। और जब मैं ये टाइप कर रहा था तो मेरे दिमाग में दीवाने बंदरगान चल रहा था जो बलबन ने बनवाया था, तो उसकी वजह से ये बंदरगान टाइप हो गया, मैं यहाँ पे बंजारा टाइप करना था। और ये टाइप जब हुआ है गलत, तो इससे एक चीज कंफ्यूजन भी दूर हो रही है कि जो दीवाने बंदरगान था वो आपका क्या था, सैन्य आपका विभाग था जो बलबन ने बनवाया था। और जो यहाँ पे बंजारा एक व्यवस्था आएगी जो कि व्यापारियों का समूह था, ट्रेडर्स का समूह था, तो ये बात आपको याद भी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है देखते हैं, आगे क्या है। आगे क्या होता है, अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1316 में। 1316 में इसकी जलोदर रोग से, एक रोग होता है, एक बीमारी होती है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो एक जलोदर रोग होता है, उससे क्या होती है, इसकी बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका ये मकबरा जो है वो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही बनाया जाता है। कुतुब मीनार जहाँ पे, वहीं पे साइड से बना हुआ है इसका क्या, मकबरा, तो दिल्ली में ही बना हुआ है। उसके बाद थोड़े दिन के लिए शासन आता है मलिक काफूर का, जो कि 36 दिन का शासन रहता है इनका। अब इस 36 दिन में क्या है, खिलजी के पूरे वंश को ये क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसमें बाली बच्चे कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, इसके बच्चे उनको कत्ल कर देते हैं, इनकी बीवी को कत्ल कर देते हैं, इनके भाइयों को कत्ल कर देते हैं, इनके जितने बेटे थे सबको कत्ल कर देते हैं। बस एक बेटा होता है जो भाग जाता है और किसी तरह से बच जाता है, तो भागते भागते ये जब बच जाता है तो मुबारक खिलजी बचता है। और मुबारक खिलजी जब बचता है तो ये बाद में मलिक काफूर को भी मरवा देता है, मुबारक खिलजी। और मलिक काफूर जब मर जाते हैं तो शासन पे आता है आपका मुबारक खिलजी, जो 1316 से लेके 1320 तक रहता है। इसको पागल बादशाह कहा गया है। इसने स्वयं को खलीफा कहा था, स्त्री वस्त्र पहनता था और स्त्रियों की सभा में नंगा भी दौड़ा करता था, तो ये एक पागल ही बादशाह था जो नंगा मुंगा दौड़ जाता था। तो ये क्या था, इसका लाट शासक था। और खिलजी वंश हमारा यहीं पे खत्म भी होता है, मतलब कंप्लीट भी होता है। तो आगे की जो क्लास है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ तक के लिए आप लोगों को क्या है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आप कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है, तो कमेंट में बताइए कि किस तरह की आपकी क्लास मतलब अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है। अगर अच्छी नहीं लगती है तो और अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाए क्लास को, और अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं अच्छे से क्लास बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।